आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग एनालिसिस, अकाउंटिंग डिस्टॉर्शन, अर्निंग मैनेजमेंट एंड अर्निंग मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज। इसको हम एक्सप्लेन से आज देखेंगे, पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग एनालिसिस क्या होती है, अकाउंटिंग डिस्टॉर्शन किसी भी फर्म में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंटिंग डिस्टॉर्शन क्यों पैदा होती है, क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से, क्या सोर्सेज हैं जिनकी वजह से अकाउंटिंग डिस्टॉर्शन किसी भी फर्म में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वो पैदा होती है। और अर्निंग मैनेजमेंट है। अर्निंग मैनेजमेंट में हम ये पढ़ेंगे कि हमें किस तरह से अपनी इनकम को मैनेज करना है कि करंट ईयर से और फ्यूचर ईयर से हमें किस तरह मैनेज करना है कि हमारी फर्म को कोई नुकसान ना हो और हमने इसको मैनेज करना है। सबसे पहले हमारे पास है इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग के आप देख रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग एनालिसिस। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग एनालिसिस। हम लोग अकाउंटिंग एनालिसिस किसी भी फर्म, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का क्यों करते हैं? हम लोग हर फर्म का, हर ऑर्गेनाइजेशन का कुछ ना कुछ टाइम पीरियड होता है। कोई 6 मंथ बाद अपना जो है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट जो है वो उनको देखते हैं, उनको चेक करते हैं, उनमें अपडेट्स क्या क्या लेकर आनी है, उनमें हमारी फर्म किस पोजीशन पे जा रही है, हमें क्या क्या डिसीजन मेकिंग करनी है, वो सारा कुछ। किसी का 6 मंथ का टाइम पीरियड होता है, किसी का 1 ईयर का, ज़्यादातर 1 ईयर का चल रहा है, किसी का हमका 2 ईयर का होता है, किसी का 5 ईयर का होता है, किसी का 10 ईयर का होता है। तो हम एनालिसिस करते हैं उसमें कि हम चेक करते हैं कि हमारी फर्म जो है वो किस लेवल में है। मतलब अगर उसमें हम चेक करेंगे, अगर उसमें एसेट्स कम है तो हमें अपने एसेट्स को ज़्यादा करना चाहिए। हमने अगर क्रेडिट ऑन सेल्स, हमने चीज़ें जो हैं वो उधार पे सेल की हुई हैं, या हमने तो हमें जो अकाउंट रिसीवेबल है वो रिसीव हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर हमने रिसीव नहीं हो रहा तो हमें उसमें क्या, अपने फर्म में क्या चेंजेस लेके आनी चाहिए कि वो हमें, या तो हम अलाउंस लगा दें, हम कुछ लगा दें कि हमें जो है वो हमारा जो अकाउंट रिसीवेबल है वो हमें मिल जाए। क्योंकि हमने इनकम में तो शो करवाया होता है कि हमें जो है वो ये हमारी इनकम है, लेकिन एक्चुअली वो हमें कैश नहीं हमारे पास होता, जिसकी वजह से अकाउंटिंग डिस्टॉर्शन जो है वो पैदा होती है। Accounting analysis is the process of evaluating the extent to which a company's accounting numbers reflect accounting reality. Accounting analysis is a process in which detailed line items in a financial transaction or statement are carefully examined for a given account, often by a trained auditor and accountant. कोई फर्म का ऑडिटर है, अकाउंटेंट है, वो यही ट्रांजैक्शन जो है वो रिकॉर्ड करते हैं, वो ये चेक करते हैं, अकाउंटिंग एनालिसिस करते हैं अपनी फर्म का एंड पे, टाइम पीरियड के एंड पे। फिर वो देखते हैं कि हमारी जो है वो फर्म में क्या क्या अपडेट है, क्या क्या कमी है जो हमने वो पूरी करनी है। अकाउंटिंग एनालिसिस द प्रोसेस एंड एनालिस्ट यूजेस टू आइडेंटिफाई एंड असेस अकाउंटिंग डिस्टॉर्शन इन अ कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब जो एनालिस्ट हैं वो क्या देखते हैं, अब कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखते हैं कि कंपनी में अकाउंटिंग डिस्टॉर्शन पैदा हो रही है, क्यों हो रही है। वो फिर आगे फर्दर हम पहले हम देखते हैं कि अकाउंटिंग डिस्टॉर्शन होता क्या है और वो किन वजूहात से अकाउंटिंग डिस्टॉर्शन किसी भी फर्म में वो पैदा होती है। व्हाट इज अकाउंटिंग डिस्टॉर्शन? सबसे पहले हम अकाउंटिंग की बात करें। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, असेसिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हेल्प्स इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन अंडरस्टैंड देयर फाइनेंशियल वेल्थ। हम अकाउंटिंग की बात करें तो किसी भी फर्म की फाइनेंशियल हेल्थ देखने के लिए जो है वो हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, एंट्रीज करते हैं। कोई भी अकाउंटेंट है, ऑडिटर है, वो जो है वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेगा, वो फर्म का उसका जो काम है वो करेगा। उसके बाद वो एंड पे आके फाइनेंशियल हेल्थ देखेगा कि उसकी जो है वो फर्म वो किस बेस पे चल रही है, वो उसका प्रॉफिट जो है वो, अगर इनकम है वो ज़्यादा हो रही है पिछले इनकम से या कम हो रही है, या प्रॉफिट जो है वो उसे लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, वो किस लेवल पे चल रही है। अकाउंटिंग का तो मतलब ही यही है कि वो यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके, वो बिजनेस रियलिटी या इकोनॉमिक बिजनेस रियलिटी को प्रेजेंट कर सके। यही मेन ऑब्जेक्टिव है। कभी कभी ये इशू आ जाता है, अकाउंटिंग अपने सिस्टम के मुताबिक जो अंडरलाइन बिजनेस रियलिटी है उसको शो नहीं कर पाता, और जब वो उसको शो नहीं कर पाता तो हम उसको कहते हैं अकाउंटिंग डिस्टॉर्शन।
अकाउंटिंग फेल्स टू शो बिजनेस रियलिटी। जब अकाउंटिंग बिजनेस रियलिटी को शो नहीं कर पाती तो तब अकाउंटिंग डिस्टॉर्शन पैदा होती है। We record transactions, but we actually these transactions are leading the business to deviate from the underlying business reality. जो हमने रिकॉर्ड किया होता है उससे वो मैच नहीं कर पा रहा होता, तो अकाउंटिंग डिस्टॉर्शन पैदा होती है। क्यों नहीं मैच कर पा रहा होता? हमने क्रेडिट पे चीजें सेल की होती हैं, हमने वो इनकम में लोगों को शो करवाया होता है कि ये हमारी इनकम है, लेकिन एक्चुअली वो हमारे पास कैश में नहीं होते, जिसकी वजह से जो है वो अकाउंटिंग डिस्टॉर्शन पैदा हो जाती है। अगर ये सब हो रहा है तो इसको हम अकाउंटिंग डिस्टॉर्शन कहेंगे। दैट इज अ मेजर इशू। यहाँ पर भी आप इसकी डेफिनेशन, अकाउंटिंग डिस्टॉर्शंस आर डेविएशंस ऑफ द रिपोर्टेड इंफॉर्मेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉम द अंडरलाइंग बिजनेस रियलिटी। यही मैंने अभी आपको बताया कि जो है ट्रांजैक्शंस जो हमने रिकॉर्ड की होती हैं वो लीड कर जाएं, डेविएट कर जाएं अंडरलाइन बिजनेस रियलिटी से, तो जो है वो तब अकाउंटिंग डिस्टॉर्शन पैदा होती है। देन नेक्स्ट, सोर्सेज, किन वजूहात से अकाउंटिंग डिस्टॉर्शन जो है वो पैदा होती है। सबसे पहली वजूहत है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब मैं इसको एक्सप्लेन से बताऊंगी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस तरह क्रिएट करता है अकाउंटिंग डिस्टॉर्शन। उसके बाद एस्टिमेशन एरर किस तरह अकाउंटिंग डिस्टॉर्शन पैदा करती है। उसके बाद रियलिबिलिटी वर्सेस रेलिवेंस, ये किस तरह जो है वो इम्पैक्ट कर रहा होता है अकाउंटिंग डिस्टॉर्शन को। एंड द लास्ट वन इज द अर्निंग मैनेजमेंट। अच्छा जी, सबसे पहले हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को एक्सप्लेन करते हैं। हाउ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्रिएटिंग द अकाउंटिंग डिस्टॉर्शन। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस तरह अकाउंटिंग डिस्टॉर्शन पैदा करता है। बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल प्रोसेस। द मेन रीजन इज पॉलिटिकल प्रोसेस। पॉलिटिकल प्रोसेस की वजह से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो अकाउंटिंग डिस्टॉर्शन पैदा करता है। And how does political process are actually deviating the financial results from the business reality? अच्छा, अब इस बात को हम एक्सप्लेन करते हैं। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, मैनेजमेंट करना मुश्किल हो जाता है। फिर वो ग्रुप्स बनाते हैं, लॉबीज बनाते हैं, ग्रुप्स एम्प्लॉयज जो है वो ग्रुपिंग में काम कर रहे होते हैं, लॉबी में काम कर रहे होते हैं, तो जिसकी वजह से पॉलिटिकल प्रोसेस क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से जो है वो एम्प्लॉयज कंपनसेट अपने आप को करते हैं, जिसकी वजह से अकाउंटिंग डिस्टॉर्शन जो है वो पैदा होती है। वन एग्जांपल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की अब हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं ताकि हमें मजीद क्लियर हो जाए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर सम टाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्टॉर्शन। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कभी कभी हमारी डिस्टॉर्शन का भी रिस्पॉन्सिबल हो जाती है। कैसे? एटलीस्ट तीन सोर्सेज की वजह से। फर्स्ट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर द आउटपुट ऑफ अ पॉलिटिकल प्रोसेस। अभी मैंने आपको पॉलिटिकल प्रोसेस एक्सप्लेन किया कि सबसे बड़ी वजह ही यही है। सेकंड क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अराइजेस फ्रॉम द सर्टेन अकाउंटिंग पीरियड। For example, historical cost principle can reduce the relevance of the balance sheet by not reflecting current market values of assets and liabilities. जब हम एक्चुअली ट्रांजैक्शन जो हमने किया था और उसमें बाद में तब्दीली आ गई और उस तब्दीली को, उसमें जो एक्सचेंज रेट आया उसके मुताबिक हम उसको मेंटेन नहीं कर सके हिस्टोरिकल कॉस्ट को अपनी, तो जब हम मेंटेन नहीं कर पाएंगे तो उसकी वजह से अकाउंटिंग डिस्टॉर्शन पैदा होगी। अच्छा जी, आल्सो द ट्रांजैक्शन बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रिजल्ट्स इन इनकंसिस्टेंट गुडविल अकाउंटिंग। इनकंसिस्टेंट गुडविल अकाउंटिंग की वजह से भी अकाउंटिंग डिस्टॉर्शन पैदा होती है। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक हमारे पास फर्म है, फर्म ए का नाम दिया एक को, और दूसरी हमारे पास फर्म है फर्म बी। हमने दूसरी फर्म को फर्म बी का नाम दिया। अब फर्म बी की जो गुडविल है फॉर एग्जांपल वो 2 मिलियन की है, और फर्म ए जो है वो उसी गुडविल को परचेज करने जा रहा है। वो उस गुडविल को 2.5 मिलियन का परचेज कर लेता है। अब वो अपने गुडविल, द फर्म ए रिकॉग्नाइज द गुडविल ऑफ फर्म बी। वो फर्म बी की गुडविल को परचेज कर लेता है 2.5 मिलियन में। जब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को परचेज करेगा और दूसरा बिजनेस
अपनी अकाउंट अपनी जो एसेट्स की जो प्राइस है वो बढ़ा देगा, वो जितनी भी प्राइस बढ़ाएगा उसको हम कहेंगे गुडविल। अब इसमें 0.5 मिलियन जो है वो गुडविल थी। और भी अगर हम देखें एग्जांपल्स, इसी की एग्जांपल्स अगर हम देखें, अकाउंटिंग पीरियड जो है वो किस तरह जो है वो बढ़ता है लाइफ ऑफ फाइटर। अब लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट को तो अब इस मेथड को तो अब कोई फॉलो ही नहीं कर रहा। अब ज्यादा जो फॉलो कर रहे हैं बिजनेस फॉर्म्स वो फाइफो मेथड को फॉलो कर रहे हैं, लाइफो को जो है वो ज्यादा यूज फॉलो नहीं कर रहे। अच्छा, थर्ड द लास्ट वन इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज कंजर्वेटिज्म। इसकी वजह से भी अकाउंटिंग डिस्टॉर्शन पैदा होती है, जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने अपनाई होती हैं, जिसकी वजह से रेलेवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर पाते वो, जिसकी वजह से अकाउंटिंग डिस्टॉर्शन पैदा होती है। The second one is estimation error. The second, you can say that accounting distortions are carried out through estimation error. Estimation error से भी accounting distortion किसी भी फॉर्म में किसी भी बिजनेस में पैदा होती है। तो सबसे पहले हम इसको accurate accounting requires forecast and other estimates about future cash flow consequences. Use these estimates improve the ability of accounting numbers to reflect business transactions in a timely manner. अच्छा, अब इस बात को समझने के लिए मैं दो कैटेगरी बनाती हूँ। एक मैं बना लिया रिलाइज पोर्शन, एक मैंने बना लिया अर्नड पोर्शन। रिलाइज पोर्शन में डेविएशन हो ही नहीं सकती। क्यों क्यों नहीं हो सकती रिलाइज पोर्शन में डेविएशन? क्योंकि हमने अपनी फर्म की जो चीज़ है, जो एसेट्स हैं वो सेल किए हैं, हमने उसी टाइम उसका कैश ले लिया उसी टाइम। लेकिन अर्नड पोर्शन में हमने चीज़ तो सेल कर दी है, लेकिन हमें उसका अभी अकाउंट रिसीवेबल रिसीव नहीं हुआ। वो हमें रिसीव होना है, वो हमने कोई एक डेट या कोई भी टाइम डिसाइड किया होता है कि इसमें जो है वो हमारा कस्टमर हमें जो है वो अपने जो अकाउंट रिसीवेबल अगर रिसीवेबल है वो हमें देगा, लेकिन वो कस्टमर हमें पैसे नहीं देता। हमारा हमने अर्न तो कर लिया, हमने अपने शो भी करा दिए कि हमने सबको पता है कि हमने अर्न कर लिया, लेकिन हमें पैसे नहीं मिलते। हमारी एस्टिमेशन होती हैं कि यार हमें पैसे मिल जाएंगे, लेकिन नहीं मिलते। तो ये हमारी एस्टिमेशन होती है कि हमें मिल जाएंगे लेकिन नहीं मिलते, तो ये एरर आ जाते हैं बीच में, जिसकी वजह से डिस्टॉर्शन, फिर बिजनेस में डिस्टॉर्शन पैदा होती है। ये भी एक बहुत बड़ी मेन रीजन है। इसको हम ना ओवरकम भी कर सकते हैं। किस तरह? हम अलाउंस फॉर बैड डेट बेस्ड ऑन कलेक्शन हिस्ट्री, हमने जो कलेक्शन करने हैं अपनी मनी उसमें हम अलाउंस लगा रहे हैं। और भी काफ़ी तरीके से हम जो है ना इसको ओवरकम कर सकते हैं। The next one is reliability versus relevance. Accounting standard trade-off reliability and relevance. Emphasis on reliability often precludes recognizing the effects of certain business events and transactions in financial statements until their cash flow consequences can be reasonably estimated. अच्छा जी, अभी हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। रिलायबिलिटी इज मोर यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग एज कम्पेयर टू रेलेवेंस। रिलायबिलिटी जो है वो ज़्यादा यूज होती है एज कम्पेयर टू रेलेवेंस। फॉर एग्जांपल हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट की एग्जांपल बात करें, इसकी एग्जांपल लेते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट की। तो अगर हम अपनी प्रोडक्ट अपडेट कर रहे हैं, हम इसमें रिसर्च कर रहे हैं कि हमने इसमें चेंजेस लेके आने हैं, हमने इसमें अपडेट करने हैं, हमने मतलब और एडवांस तरीके से हम अपने जो है एसेट्स को हम किस तरह, हमने प्रोडक्ट्स को हम किस तरह जो है वो अपडेट करें, तो हम उस पर रिसर्च करते हैं। रिसर्च करने के बाद हम डेवलपमेंट करते हैं कि हमने इसमें ये चेंजेस लेकर आए हैं, तो हमारे कस्टमर जो है वो ज़्यादा इंस्पायर हुए हैं और हमारी जो है वो प्रोडक्ट एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर अब जो है वो ज़्यादा सेल हो रही है। तो हम रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन रिसर्च करते वक्त हमारे हमें एक्सपेंस, अब रिसर्च जो है हम ट्रेड भी हो रही है और भी काफ़ी सारे एक्सपेंसेस हो रहे हैं। अब यहाँ पर मेन बात जो ये है कि
रेवेन्यू जो हमें फ़ायदा हुआ है, जो हमें रिसर्च करने के बाद जो हमें फ़ायदा हुआ है, क्या वो जब हम रिसर्च कर रहे थे जो एक्सपेंस है उसके बराबर है? अगर उसके बराबर भी है ना तो भी हमारी जो है वो बैलेंस शीट पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर हमारे एक्सपेंस ज़्यादा हो जाते हैं, हमने रिसर्च भी कर ली, हमने डेवलपमेंट भी कर ली, लेकिन हमारे एक्सपेंसेस जो हैं वो ज़्यादा हो गए, तो हमें नुकसान है। अगर हमारे एक्सपेंसेस कम हैं और हमारे रेवेन्यू ज़्यादा हैं तो हमें फ़ायदा है। अब इसमें मैचिंग प्रिंसिपल है, मैचिंग प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो एक्सपेंस अगर ज़्यादा हो गए हैं और रेवेन्यू कम हो गया है तो भी हमारी फर्म जो है वो हमारी फर्म को नुकसान है। तो इस सूरत में जो है वो अकाउंटिंग डिस्टॉर्शन जो है वो पैदा होती है। अब आपको मेरी बात क्लियर जो है वो समझ आ गई होगी। एंड द लास्ट वन इज द फोर्थ वन, द लास्ट वन इज अर्निंग मैनेजमेंट। अर्निंग मैनेजमेंट कैन टेक टू forms. The first one is changing accounting method, which is visible forms of management. And the second one is changing accounting estimates and policy. पहले हम देखेंगे अर्निंग मैनेजमेंट होता क्या है। Proposal intervention by management in the earning determination process usually satisfy selfish objectives. ये होता है अर्निंग मैनेजमेंट। अब अर्निंग मैनेजमेंट कैन टेक टू फॉर्म्स, दो फॉर्म्स की वजह से। फर्स्ट है यहाँ पर उन्होंने कहा है कि चेंजिंग अकाउंटिंग मेथड, हम अपनी फर्म के अकाउंटिंग मेथड्स को चेंज कर देते हैं। कैसे चेंज कर देते हैं? पहले हमारे पास फाइफो मेथड जो है वो हमारी फर्म में यूज़ हो रहा था, हम लाइफो कर देते हैं। लाइफो यूज़ हो रहा था, हम एवरेज कर देते हैं। एवरेज यूज़ हो रहा था, हम डेप्रिसिएशन के मेथड जो है वो अपना लेते हैं। अब डेप्रिसिएशन के मेथड, डबल डिक्लाइन मेथड जो है वो हम अपना लेते हैं। मतलब बहुत सारे मेथड हैं, हम अपने जो है वो फर्म के मेथड चेंज कर रहे हैं, चेंज कर देते हैं अपने अर्निंग मैनेजमेंट को जो है वो इक्वल लेके आने के लिए। द सेकंड वन इज चेंजिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। कोई एसेट है, उसकी डेप्रिसिएशन फॉर एग्जांपल 10 ईयर है, हम उसकी डेप्रिसिएशन जो है वो बढ़ा देते हैं। हमें पता है हमारी एसेट्स की कंडीशन बहुत अच्छी है, अगर हम उसकी 10 ईयर से 15 ईयर भी डेप्रिसिएशन कर देंगे तो जो है वो उस एसेट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम अपने इनकम को बेहतर बनाने के लिए उसकी डेप्रिसिएशन जो है वो बढ़ा देंगे। तो इसको हम अपने चेंजिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट्स पॉलिसीज को चेंज कर रहे हैं। अच्छा, अब एक ग्राफ के थ्रू मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ, आपको समझ आ जाएगी। अर्निंग मैनेजमेंट इज अ रियलिटी दैट मोस्ट यूजर रिलेक्चुअलिटी एक्सेप्ट एज अ पार्ट ऑफ एक्यूरेट अकाउंटिंग। अच्छा जी, अब मैं आपको ये देखें एक ग्राफ शो करके दिखा रही हूँ। फॉर एग्जांपल ये एक ग्राफ है, यहाँ पर अब कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास है करंट ईयर, यहाँ पर हमारे पास है फ्यूचर ईयर। हमारा ग्राफ जो है वो बन रहा है, ऐसे बन रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे। हमारी करंट ईयर पे बहुत इनकम ज़्यादा हो गई है, फिर एकदम से हमारी इनकम लो हो गई है, फिर ऐसे हमारी फ्यूचर ईयर। ये हमारे पास करंट ईयर है, करंट ईयर सी से, ये हमारे पास है फ्यूचर ईयर एफ से। अच्छा, अब आपने देखा करंट ईयर पे जो इनकम है वो बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा पीक पॉइंट पे है, लेकिन आने वाली फ्यूचर ईयर में इनकम लो हो रही है। अब हमने इसको किस तरह मैनेज करना है, हमने अपनी अर्निंग मैनेजमेंट किस तरह करनी है। ये जो करंट ईयर में ये जो इनकम है ना, इनकम ज़्यादा थी, लेकिन फ्यूचर आने वाले में जो है ये हमारे एक्सपेंसिव हैं, ये जो है हमारी लो हो रही है, जिसकी वजह से हमारी फर्म की जो है वो इनकम लो हो रही है। हम इसको जो है बैलेंस हमने किस तरह करना है कि हम ये जो इनकम है, करंट ईयर वाली इनकम सब्ट्रैक्ट एक्सपेंसिव, जब हम इसके एक्सपेंसेस को इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये मोस्टली मोस्टली इक्वल हो जाएंगी। ज़्यादा तो नहीं, लेकिन
जैसे अब बहुत मेजर फर्क है, माइनर सा फर्क रह जाएगा, तो हम अपनी अर्निंग को मैनेज कर लेंगे। इस तरह से हम अपनी अर्निंग मैनेज करते हैं। एंड अब आपको ये समझ आ गई होगी। लास्ट है हमारे पास अर्निंग मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज। अर्निंग मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज, अर्निंग मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज को हम किस तरह शो करेंगे। ये हमारे पास है अर्निंग मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज। There are three typical strategies to earning management. The first one is manager increase current period. जो मैनेजर है वो अपना करंट पीरियड जो है वो इंक्रीज कर देगा। ये अभी मैंने आपको ग्राफ से क्लियर भी किया है, ये वही ये बात है। मैनेजर्स टेक अ बिग बात बाय मार्केटिंग रिड्यूसिंग करंट पीरियड। यहाँ पर बिग बात, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिग बात? मैनेजर जो है वो बिग बात क्यों ले लेता है? समटाइम फर्म में न्यू सीईओ आ जाता है, वो पिछले जितने भी एक्सपेंस होते हैं उसको एक्सपेंस आउट कर देता है, और वो अपने न्यू जो रूल्स बनाता है उसको ही वो देन लेके चलता है। इसको हम बिग बात कहते हैं कि पिछले सारे एक्सपेंस को खत्म कर देंगे। एंड द थर्ड वन इज मैनेजर रिड्यूस अर्निंग वोलेटिलिटी बाय इनकम स्मूथिंग। ये वही बात, इनकम स्मूथ कर देगा। कैसे? जैसे मैंने ग्राफ में बताया कि अगर करंट ईयर में इनकम ज़्यादा है और फ्यूचर ईयर में इनकम कम है, तो हम करंट ईयर की इनकम माइनस फ्यूचर ईयर के एक्सपेंस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारी इनकम स्मूथ हो जाएगी, तकरीबन बराबर हो जाएगी करंट ईयर और फ्यूचर ईयर के, जब हम इनको माइनस कर देंगे। तो मैंने ग्राफ समझाया। Managers sometimes apply these strategies in combination of singly at different points in time to achieve long-term earnings management objectives. And the last one is analysis implications of earning management. Before concluding a company managing earnings, an analyst needs to check the following. जब भी कोई भी फर्म कंक्लूड करती है अपनी अर्निंग मैनेजमेंट को, तो जो एनालिस्ट होता है, जो एनालिस्ट कर रहा होता है, उनको इन तमाम चीज़ों को एनालिस्ट चेक करना ज़रूरी है। इंसेंटिव फॉर अर्निंग मैनेजमेंट रेपुटेशन एंड हिस्ट्री। वो हिस्ट्री चेक करेगा, रेपुटेशन चेक करेगा, आया कि वो उसमें कोई चेंजिंग तो नहीं है, कोई उसमें फॉल्ट तो नहीं आ रहा, कोई उसमें फ्रॉड तो नहीं आ रहा। कंसिस्टेंट पैटर्न के मतलब कंसिस्टेंसी ही चल रही है कि पहले बहुत कम था अब बहुत हाई तो नहीं चल रहा। ये सारी चीज़ें वो चेक करेगा। अर्निंग मैनेजमेंट अपॉर्चुनिटीज, उसकी क्या क्या उसके पास अपॉर्चुनिटीज हैं वो चेक करेगा। एनी क्वेश्चन आप फील फ्री टू आस्क। आज का